अब यह देखिए, नई कविता की प्रवृत्तियों पर जब हम बात करते हैं, पहला है व्यक्ति स्वातंत्र्य। व्यक्ति स्वातंत्र, छायावाद में भी आत्माभिव्यक्ति थी ना। आइए, छायावाद में थी ना आत्माभिव्यक्ति, अपने आप को मुक्त करने की चाह थी, अपने आप को अभिव्यक्त करने की चाह थी, ठीक है। और नई कविता में आकर भी व्यक्ति स्वातंत्र की बात आती है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? कुछ तो अंतर होगा ना। छायावाद में जो आत्माभिव्यक्ति है, छायावाद में जो आत्माभिव्यक्ति है, अगर हम उसको उसके समय से जोड़ करके देखें तो ये कहते हैं कि उस समय का जो युवा था, युवा मन जो था, जो कि गुलाम भारत में अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ पाता था, और सबसे अधिक आज़ादी की भावना किसमें होती है? क्या रे बाबू, बोल बोल, आजा आजा। क्या? दो पीरियड हम लोग को नीचे भेज रही है, मतलब लाइब्रेरी भेज रही है। हाँ, तो हम जिस कॉपी में लघु फूड बना रहे हैं वो वाला कॉपी हम घर में छोड़ दिए। तो क्या करना है? तो क्या दिक्कत है? दूसरी कॉपी में कर लो नोट। नहीं मैम, उसमें आप जो बताए थे ना वो स्ट्रक्चर क्या क्या लिखना है। अच्छा अच्छा, वही टॉपिक। अच्छा, हम देखें मोबाइल में अगर है तो तुमको भेज देते हैं, ये ना भेज दीजिए। भेज देते हैं, उसमें क्या है? जा, तो परेशान क्या है? जा तेरे, जा पूछते पूछते भेज देंगे, जा। तो ये जो हम कह रहे थे ना व्यक्ति स्वातंत्र की बात, अब व्यक्ति स्वातंत्र यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें व्यक्ति स्वातंत्र, तो जो छायावाद में आत्माभिव्यक्ति है, वहाँ पर आत्माभिव्यक्ति युवा मन की है, और उसका जो संबंध है ना, आप इसको ये नहीं कहेंगे कि वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ करके है। वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़कर इस मायने में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर आत्मा की जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं जा कर के आत्मा से जुड़ जाती है। क्योंकि जितने भी वहाँ पर कवि थे ना, सभी के भीतर किसी न किसी दर्शन का प्रभाव था। जैसे जयशंकर प्रसाद थे, उन पर शैवागम या शैव अद्वैतवाद या जो आनंदवाद है उसका असर था। इसी तरह से निराला पर अद्वैतवाद का असर था। अद्वैतवाद समझते हैं ना, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और मिल करके एक हो जाती है और जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ये बात थी। तो वो भावना थी, महादेवी में भी वो चीज़ थी, ठीक है। इसलिए वहाँ जो चीज़ थी वो एक ऐसे व्यक्ति का मन है जो अपने आप को अभिव्यक्त गुलाम भारत में करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए प्रयासरत है, ठीक है। और अगर हम नई कविता में आकर के व्यक्ति स्वातंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो कौन है? यहाँ पर वह व्यक्ति है जिसे लघु मानव कहा गया, जिसे सहज मानव कहा गया, जो सामान्य मनुष्य है, ठीक है ना। और इसे लघु मानव क्यों कहा गया बताइए? लघु का मतलब होता क्या है? लघु का मतलब, लघु का मतलब क्या होता है? इसे भेज देते हैं, समझे ना, तब तक हम देख भी लेते हैं। बताइए, लघु मानव, हाँ, मध्यवर्गीय व्यक्ति, एकदम सही कहा। लघु मानव जो है वो मध्यवर्गीय व्यक्ति है, ठीक है। और यह जो मध्य वर्ग का व्यक्ति है, जो कि गांव से शहर में आ चुका है, उसका समाज पीछे छूट गया है, उसका परिवार पीछे छूट गया है, वो अकेला है और अपने इस अकेलेपन में वो हताश है, वो निराश भी है। वो हताश है, वो निराश है, और साथ ही साथ अपनी इस हताशा और निराशा में उसके पास कोई सहारा नहीं है अपनी बात को अभिव्यक्त करने का, अपने सुख दुख बांटने का। उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई उसके पास है नहीं, क्योंकि शहर में हर व्यक्ति जो है वह जीवन के आपाधापी और जीवन की भागदौड़ में डूबा हुआ है ना। क्योंकि शहर में जीवन कठिन है, ऐसे भी तो जीवन कठिन हो जाता है ना। दिन भर कारखाने में खटने के बाद उसके पास समय ही नहीं रहता है, लोगों के पास वक्त ही नहीं रहता है, न ताकत बचती है कि वह
कुछ कर सके, ठीक है, वह कुछ कर सके, वह किसी के लिए समय निकाल सके, वह किसी का सुख दुख सुन सके। और न वैसा समाज है जहाँ वह जाएगा, कोई चौपाल नहीं है जहाँ बैठ कर के हुक्का पानी पिएगा, एक दूसरे के साथ सुख दुख गाएगा और गीत गुनगुनाएगा जैसे गाँव में होता था। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल हताश, निराश और अकेला हो चुका है, और साथ ही साथ इसका दुख सुख बांटने वाला कोई है नहीं। यह व्यक्ति जो है यह लघु मानव है, और लघु मानव कहने के बावजूद इसके महत्व को स्थापित किया है विजयदेव नारायण शाही ने, ठीक है, और लक्ष्मीकांत वर्मा ने। और लक्ष्मीकांत वर्मा इसे लघु मानव कहते हैं और निबंध लिखते हैं कि लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस। इस लघु मानव को वो लघु मानव कहने का मतलब ने तुच्छ नहीं है, कहते हैं ये अपनी लघुता में भी महत्वपूर्ण है, अपनी लघुता में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो अपनी लघुता में भी महत्वपूर्ण है। और इसे साहित्य की, चिंतन की केंद्र में रखना है, ठीक है, इसे साहित्य और चिंतन के केंद्र में रखना है और इस पर ही विचार करना है। इसे केंद्र में रखकर ही पूरी कविता पर बहस की जाएगी, इसे केंद्र में रखकर ही पूरे साहित्य पर बहस की जाएगी, पूरे उस समय के युग पर बहस की जाएगी कि आखिर ये लेकिन ये नई चीज़ है कि नहीं। लघु मानव सुनने से लगता है कि भाई ये कौन आदमी है, छोटा मोटा कोई आदमी है, इस पर क्या चर्चा करना, क्योंकि इसके पहले तो हमेशा बात होती थी राजा महाराजाओं की, बात होती थी महापुरुषों की, बात होती थी ऋषि मुनियों की, बात होती थी आध्यात्मिक संतों की, बात होती थी जिनके पास कुछ ना कुछ विशेष होता था, कोई ना कोई ताकत होती थी, कोई ना कोई एक आकर्षण होता था, उसकी महानता से हम अभिभूत होते थे ना, अभिभूत होते थे ना, तब ना महाकाव्य पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और हो गई, यहाँ तो लघु मानव है, लेकिन ये टुच्चा नहीं है, ये तुच्छ नहीं है, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट है और इसे ध्यान में रख करके ही बात कविता में हो सकती है, ठीक है। इसके सुख दुख को समझना है, इसकी हताशा, निराशा, इसकी पीड़ा, इसकी कुंठा, इसके दर्द, इसकी तकलीफ, इसकी छोटी छोटी आकांक्षाएं, ठीक है, इसके सपने, इस पर लिखना है, ठीक है। और यह नई कविता में जब ये बात होती है ना, तो आगे चल करके हम देखते हैं कि यह जो विवाद है भीड़ बनाम अकेले व्यक्ति का विवाद हो जाता है, ठीक है। भीड़ बनाम अकेले व्यक्ति का विवाद मतलब इसको समझते हैं, भीड़ क्या होती है ये बताइए तो। भीड़, कभी ऐसा नहीं लगता है भीड़ में हम लोग सब एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, सारे लोगों के बीच में भी हम अकेले नहीं होते हैं। आप किसी भीड़ में हो, बस में भीड़ में खड़े हो, ठीक है, कहीं पूजा में गए, पंडाल में पूरी भीड़ है, उसमें आप खड़े हो, आपको किसी के साथ भी कोई जुड़ाव महसूस होता है? आपको नहीं लगता है कि बस ये भीड़ है जिसे तकलीफ हो रही है, ये कष्ट हो रहा है? किसी के साथ कोई अपनापन महसूस होता है भीड़ में? उस भीड़ में इंसान अकेला होता है ना? क्या अकेले होने से इंसान अकेला होता है? और ऐसा क्या नहीं होता है, हम रिश्तेदारों की भीड़ में भी अकेले होते हैं, हम दोस्तों की भीड़ में भी अकेले होते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर इतने लोग होते हैं तब भी हम अकेले होते हैं, फेसबुक पर 5000 से ऊपर फ्रेंड हो जाते हैं तब भी हम अकेले होते हैं। हम अपने दुख को किसी से बांट नहीं सकते हैं, सुख को किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। लगता है कि बोलेंगे तो वो सामने वाला फिर चिढ़ करके कुछ ना कुछ मेरा नुकसान करेगा, नहीं होता है ऐसा। हम अपनी सफलता को भी छुपा कर रखना चाहते हैं, हम अपनी समृद्धि को भी, उपलब्धियों को भी छुपा करके रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है क्या? ये भीड़ में अकेले होने का दर्द होता है, समझे? और इस पर इसमें बहस हो गई कि भीड़ बनाम अकेले व्यक्ति का विवाद भी प्रमुख है। और साथ ही साथ इन कवियों ने क्या किया कि व्यक्ति की लघुता को महिमा मंडित किया। इस कविता ने ये नहीं कहा कि तुम तुच्छ मानव हो, तुम मजदूर हो, तुम रिक्शे चालक हो, तुम एकदम मामूली इंसान हो, तुम्हें कोई चेतना नहीं है, तुम्हें कोई आत्मिक उत्थान नहीं है, तुम रात दिन मशीन की तरह खट रहे हो, तुम तो मनुष्य हो ही नहीं, तुम तो पशु हो चुके हो। ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा अपनी कविताओं में कि लघु मानव जो भी है, जैसा भी है, अपनी तुच्छता में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बात करने की ज़रूरत है। ये बात समझ में? और ऐसा होने की वजह थी ना, नई कविता में आज़ादी मिली थी ना, आज़ादी मिली थी, और यहाँ पर राजतंत्र तो था नहीं, यहाँ पर क्या था? प्रजातंत्र था ना। प्रजातंत्र था कि नहीं था बताइए? और प्रजातंत्र में क्या होता है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब समझते हैं? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू।
क्या मिल ही नहीं रहा है इसको जो चाहिए? बताइए, लड़की खुद ही अपना ध्यान नहीं रखती है। क्या करूँ? आजकल के बच्चे ना बड़ी लापरवाह हैं जी। हम लोग कितना कुछ समेट करके दिमाग में चलते हैं, इन लोग को अपना ही चीज़ नहीं याद रहता है कि कम मिल ही नहीं रहा है। छोड़ो, क्या करें। हाँ, तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इस चीज़ को समझे। एक आदमी भारत के प्रजातंत्र में जब देश में आज़ादी मिली ना, 52 में पहला चुनाव हुआ था ना, और उसी के बाद ये नई कविता आती है ना, और उस समय हर व्यक्ति का महत्व था। क्यों हर व्यक्ति का महत्व था बताइए? क्योंकि हमारा संविधान कहता है हर व्यक्ति बराबर है, संविधान में सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, सरकार के लिए सब बराबर है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे भेदभाव तो होता है, आरक्षण हो जाती है। आप कहेंगे कि नहीं, स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं दे दी जाती है, ये लेडीज़ बोगी क्यों होती है, ये उनके अलग अलग से सीट क्यों होता है, ये तो भेदभाव है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हिस्सा है जिसमें सरकार जो है, जिसमें सरकार को ये निर्देश दिया गया है, ठीक है ना, ये निर्देश दिया गया है कि आप जब जनता के लिए नीतियाँ बनाएंगे, नीति बनाना समझते हैं ना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, जब नीति बनाएंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व है। एक तरह की सलाह है, वो बाध्यता नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि ठीक है, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके सरकार अगर कोई समूह दलित स्थिति में है, दमित स्थिति में है, और उसके उत्थान के लिए वो क्या कर सकता है, वो कुछ भेदभाव कर सकता है। समझ गए ना? इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। यहाँ पर उद्देश्य यह होता है कि बराबरी होनी चाहिए कि नहीं? बराबरी होगी ना, सबकी बराबरी सबसे थोड़ी होती है। मान लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे को दौड़ा रहे, 3 साल का बच्चा है, और एक बच्चा 7 साल का बच्चा है, आप दोनों को एक जगह से दौड़ाना नहीं ना शुरू करेंगे। आप बराबरी के लिए क्या करेंगे? 3 साल का बच्चा जो है उसको थोड़ा सा आगे कर देंगे ना, और 7 साल के बच्चे को पीछे खड़ा करेंगे और भैया अब दौड़ो। ये वाली चीज़ है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ रहे हैं? ये संविधान का हिस्सा है, और ये तमाम चीज़ें थी उस समय। जिसने नई कविता को गढ़ा, जिसने कहा कि नहीं, ये जो लघु मानव है ना, इसको महत्व देने की क्या है, ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? समझा पा रहे हैं? नहीं समझा पा रहे हैं ना? अब जाके नगेंद्र की किताब में मत खोजिएगा, उसमें इतना ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सही पढ़ाया है। सही इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने जोड़ के पढ़ाया ना। उसी समय आज़ादी मिली, उसी समय संविधान बना, उसी समय ये सब कुछ है, और दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ था। पश्चिमी देशों में लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है मत का अधिकार के लिए, वोटिंग राइट के लिए। समझे? पश्चिम देशों में स्त्रियों ने 1700 के अंत में, 1797-98 के आसपास, जब उस समय आपका 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उस समय से स्त्रियों ने संघर्ष किया है पश्चिमी देशों में। किसके लिए? मतदान के अधिकार के लिए, मत के अधिकार के लिए, वोटिंग के लिए। सफरेज मूवमेंट बोलते हैं उसको, सफरेज मूवमेंट। समझे? और हमारे देश में करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, मिल गया। अब मिल गया तो दिमाग काम नहीं करता। हाँ, पूछेंगे घर में पति से, किसको वोट देंगे जी? अरे तेरा मन है, तू जाके जिसको दे, तो पति से पूछ करके देगा। हाँ, घर में मर्द डिसाइड करते हैं कि घर की औरतें कहाँ वोट देंगी। ऐसे नहीं होता है, होता है जी। इसीलिए ना हमारे देश में हालत है सरपंच पति। देख रहे हैं ना, ये आपका पंचायती राज में महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया, किस लिए दिया गया था? कि स्त्रियां ना भागीदार बने। अब स्त्रियां क्या हो गई? उनके पति ही सरपंच पति। गांव में कोई नहीं जानता है स्त्री सरपंच को, लेकिन उसका पति को सब जानता है। और स्त्री अपना घूंघट काट के घर में गोईठा थाप रही है, और उसका पति जो है वो पंचायत चला रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ रहे हैं ना? अधिकार अगर मिलते हैं ना, तो उसको झलकना भी चाहिए। पढ़ रहे हैं, एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वो झलकना भी चाहिए। क्या नहीं झलकना चाहिए? बोलिए, झलकना चाहिए ना? नहीं झलकना चाहिए? तो आप बोलेंगे भाई मैं क्या करूँगी, डिसाइड मेरे घर के लोग करेंगे। तो पढ़ा किस लिए? नौकरी क्या करेंगे? मेरे पति डिसाइड करेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? पति डिसाइड करेगा। बाकी मम्मी पापा शादी नहीं हुई तो वो डिसाइड। तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई किस लिए की है?
फायदा है पढ़ाई का? जब अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब अपने आप को बना नहीं सकते हैं, जब अपने बारे में अपने आप को समझ नहीं सकते, तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि आपको अपने लाइफ का डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में सक्षम नहीं बनाता है। अगर बना दिया तो पढ़ना सार्थक है, और नहीं बनाया तो सारी डिग्री बेकार है। समझ रहे? इसीलिए उस काबिल बनिए। आगे देखिए क्या है, आस्था और अनास्था। मनुष्य की आस्था के सवाल को उठाया गया है और ये कहा गया कि आस्था है ही नहीं। मनुष्य जिस समय ये प्रयोगवाद और नई कविता, जब इन्होंने यह कह ही दिया कि हम किसी स्कूल के नहीं हैं, हम किसी मंजिल तक पहुँचे हुए नहीं हैं, हम तो अभी राही हैं, हम तो राही के अन्वेषी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अनास्था के साथ हैं, हम किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। और अस्तित्ववाद ये कहता है ना, फिर अस्तित्ववाद आ गया कि नहीं आ गया? मैंने अस्तित्ववाद का जब पढ़ाया था तो मैंने अस्तित्ववाद में आपको बताया था कि नहीं बताया था? मैंने क्या बताया था, याद करिए। मैंने कहा था ना कि अस्तित्ववाद किसी पर आस्था नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व पर, अपने एग्जिस्टेंस पर विश्वास करता है। मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा दिमाग है और मुझे अपने अनुभव से अपना दर्शन तैयार करना है। मुझे जो अनुभव मिलेगा ना जीवन का, मैं अपने विचार और अपने अनुभव और अपनी सोच के हिसाब से निर्धारित करूँगा कि जीवन का सत्य क्या है। न मैं धर्म ग्रंथों की ओर देखूंगा, न मैं धर्म गुरुओं की ओर देखूंगा, न मैं किसी कानून की ओर देखूंगा, न मैं किसी देश के विधान की ओर देखूंगा, न मैं किताबों की ओर देखूंगा, न मैं दूसरे के ज्ञान पर की ओर देखूंगा, न गुरु की ओर देखूंगा, न बड़ों की ओर देखूंगा। और सभी चीज़ का क्या आधार रहेगा? मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना अनुभव। समझे? और अस्तित्ववाद की यही चीज़ आपकी नई कविता में आ जाती है। समझा पा रहे हैं ना कि फास्ट पढ़ाते जा रहे हैं, बहुत सारा है, क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, क्यों गुड़िया जैसा बैठने से होगा? समझा पा रहे हैं? हाँ बताइए, ये बुढ़िया समझा पा रही है अपनी गुड़िया सबको कि नहीं? अरे गुड़िया ही ना है सब, और क्या है? हाँ सब तो गुड़िया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आस्था और अनास्था, मनुष्य की आस्था के सवाल को उठाया गया है और ये कहते हैं यहाँ के कवि कि हम अनास्थावादी हैं, हमें किसी चीज़ की आस्था नहीं है, क्यों आस्था रखेंगे? आप बताइए, अनास्थावादी क्यों हो गया? जानते हैं क्यों अनास्थावादी हो गया? ये पूरा युग का परिवेश ऐसा था। जब आधुनिकता आई, जब बड़ी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति हुई, ज्ञान विज्ञान का सभी क्षेत्र विकसित होना शुरू हो गया, मनुष्य ने उतनी प्रगति की जितना कि पहले कभी नहीं किया था। 1000 वर्षों के इतिहास में जो प्रगति नहीं हुई थी, ये छोड़िए ना, पूरे मानव सभ्यता जब से विकसित हुई उस समय उतनी प्रगति नहीं हुई थी जितने की 100 वर्षों में परिवर्तन हो गए थे। औद्योगिक क्रांति से लेकर के आप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक की अगर बात कहिए तो पूरा जीवन बदल चुका था। ज्ञान विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था, प्रकृति में जीतने के लिए कुछ बचा नहीं था। समझ रहे? और मनुष्य उस समय ये कहता था कि भाई ये सारी प्रगति, ये सारा ज्ञान विज्ञान, ये सारी नई व्यवस्थाएं तो इसलिए आई है ना क्योंकि हम और बेहतर मनुष्य बनेंगे, हम महामानव बनेंगे, हम सुंदर जीवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या जीवन सुंदर हुआ? अगर आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिकता कहती है समानता की बात, आधुनिकता कहती है मानवतावाद, आधुनिकता कहती है ज्ञान और विज्ञान, तर्क और बुद्धि प्रयोग, आधुनिकता कहती है सभी मनुष्य की आज़ादी। ये ना आधुनिकता थी। आधुनिकता है प्रजातंत्र, आधुनिकता है बराबरी, आधुनिकता है सभी भेदभाव को समाप्त हो जाना। मैंने बताया था आधुनिकता में ये सारी चीज़ें जरूर बताई होगी, बताया था ना, ये चीज़ें आधुनिकता है। लेकिन क्या जब ज्ञान विज्ञान का इतना विकास हुआ तो क्या ये आधुनिकता आई? क्या हम आधुनिक हुए? क्या हम और अच्छे मनुष्य बने? क्या हम महामानव बने? हम तो और भ्रष्ट हो गए ना, हम तो और पतित हो गए। और तब ये जो पतन है ना, पूरी सभ्यता का पतन, ये विश्व युद्धों में झलका। मनुष्य की जितनी पाशविकता है, मनुष्य की जितनी क्रूरता और बर्बरता हो सकती है, उसके भीतर का जो जानवरपन है वो सब झलकने लगा। उपनिवेशवाद में कहते हैं कि 4 करोड़ से ऊपर अफ्रीका के जो काले लोग थे उनको अमेरिका और दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में ले जाया गया ना, और वहाँ पर उनसे जानवर की तरह काम करवाया गया, जानवरों की तरह ठूस करके ले जाया जाता था और आधे से ज़्यादा लोग तो मर गए।
पहुँचते पहुँचते मर जाते थे लोग। वहाँ की तरह तरह की, पूरा अफ्रीका को इन्होंने बांट दिया है, ऐसे सीधा करके बांट दिया है, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। पूरे एशिया के जितने देश है सबको आपने गुलाम बना लिया। मुट्ठी भर जो देश थे जो कहते थे कि हम सभ्य हैं, हम ईश्वर के दूत हैं, हमें तो बराबरी के लिए भेजा गया है, हमारा वाइट मैन बर्डन है, काले लोगों को तो हम क्या करेंगे, हम उनके कल्याण के लिए। ये तो बच्चे की तरह मासूम लोग हैं, इनमें तो बुद्धि ही नहीं है, इनमें तो समझदारी ही नहीं है। और उन समझदार लोगों ने ये किया और उपनिवेशवाद के अंदर दौड़ के कारण इतना विश्व युद्ध लड़ा गया। और जितना ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ था वो सारा का सारा तो आपने घातक हथियारों के निर्माण में लगा दिया ना दिमाग। पहले जब पत्थर से लड़ते थे तो हिंसा कम होती थी ना, तलवार से लड़ते थे तो भी हिंसा कम होती थी। जो लड़ाई होती थी वो सीमा पर होती थी, वहाँ पर औरतों को नहीं मारा जाता था, वहाँ पर बच्चों को नहीं मारा जाता था। लेकिन विश्व युद्ध जब आए, जब बमवर्षक विमान बने, जब परमाणु बम गिराए गए, उस समय क्या देखा था उसने कि नीचे बच्चा मर रहा है कि औरतें मर रही है। शहरों में जाकर के, बड़े बड़े शहरों में आसमान से हमले होते थे, अभी भी हो रहे हैं, अब तो और हाईटेक हो गया है, अब तो जाने की कुछ जरूरत ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बटन दबाओ और सब कुछ होता है। मिसाइल अपने आप काम करेगा, ड्रोन अपने आप काम करेगा, सारा सिस्टम अपने आप काम करेगा। सैनिक भी हमारे नहीं मरेंगे, लेकिन जो सिविलियन है, जो आम नागरिक है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। किसी अस्पताल में शरण लिए हुए बच्चे मर जाएंगे, किसी स्कूल में शरण लिए हुए औरतें मर जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो अपने सैनिक भी नहीं भेजने, यहीं से दबाओ आपका जाएगा। और ऑटोमेटिक जो सिस्टम वर्क कर रहा है, आपके ड्रोन, आपके मशीन, आपके मिसाइल सब वर्क करना शुरू कर देंगे। और इसी अंधी होड़ में लोग लगे हुए हैं अभी भी। क्या ये मनुष्यता थी? इसलिए कहते नहीं, आस्था खत्म हो गई 2 विश्व युद्धों की समाप्ति पर। और 2 विश्व युद्धों में इतना विध्वंस देखने के बाद, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और अपाहिजों की तो असंख्य अपाहिजों, न जाने कितने सैनिक ट्रेंच होते थे ना, ट्रेंच समझते, वो खाई जो होती ना खड्डा बना करके, जिसमें सिर्फ सिपाही लोग, सैनिक लोग रहते थे ना, उस खड्डे में पानी रहता था, उस और शरीर का अंग सड़ जाता था, पैर काटने पड़ते थे, हाथ काटना पड़ता था। जख्मी हो गए क्या होगा, वहाँ तो सेप्टिक तुरंत हो जाएगा, पैर हाथ काटना पड़ जाता था। आप सोचिए उन लोगों को क्या गुजरती होगी। एक सिनेमा है द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट देखिएगा, उसमें मतलब मैंने देखा है, इंग्लिश में फिल्म है द इंग्लिश पेशेंट। युद्ध के समय जो घायल होता है उसकी पीड़ा उसमें, आप देखिए, समझे, ये हालत है। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो पराकाष्ठा होगी जब आपने हिरोशिमा और नागासाकी पर नरसंहार जो किया, ठीक है, इतने विध्वंसक आपके पास, और गिराने की जरूरत नहीं थी, बिना गिराए भी युद्ध समाप्त हो रहा था, जापान सरेंडर कर रहा था। ये तो ज़बरदस्ती आपने परीक्षण किया ना, आपने परीक्षण किया कि हमारे जो बम है वो कितने मारक है कि नहीं है। न भी गिराते तो युद्ध बंद हो, समाप्त हो सकता था। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जीवन भर की सीख देनी थी। जीवन भर की सीख नहीं देते हैं, देते हैं ना सीख, नहीं देते हैं जी, जीवन भर की सीख देते हैं। इसके चेहरे को दाग दो, इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दो। क्या जीवन भर की सीख देना चाहते हो? यही ना, जीवन भर सीख देना चाहते हो। तो यही जो एक व्यक्तिगत स्तर पर ये हिंसा होती है, वो विश्व स्तर पर वही तो हिंसा थी कि इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा हिम्मत नहीं करे हमारे खिलाफ कोई खड़ा होने का। ये पराकाष्ठा थी, इसीलिए अनास्था आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अस्तित्ववादी दर्शन ने जड़ जमाया ना साहित्य में, उसने इसीलिए जड़ जमाया क्योंकि मनुष्य ने देखा कि सारे विकास के दावे तो झूठे हो गए ना, नहीं दावे झूठे हो गए। आप कहें कि भाई ज्ञान विज्ञान बढ़ गया, मनुष्य का कल्याण होगा, ज्ञान विज्ञान से तो आपने इतने घातक हथियार बना दिए। आपने कहा कि भाई लोकतंत्र बराबरी की हम बात करते हैं, आपने पूरी की पूरी दुनिया को गुलाम बना दिया। मुट्ठी भर देशों ने पूरी दुनिया को गुलाम बना करके रख दिया और आपने इतना भयंकर शोषण किया, इतना भयंकर शोषण किया। तो कहाँ बराबरी थी, कहाँ लोकतंत्र था, कहाँ समानता थी, कहाँ मनुष्यता थी, कहाँ मानवता थी, कहाँ ज्ञान विज्ञान जो है मनुष्य को ऊपर उठाने में काम आया। और यहाँ पर यही अनास्था की बात आती है, समझ रहे हैं ना, यही अनास्था यहाँ पर है कि नहीं, हमें किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, हमें किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें आस्था को कोई आधार ही नहीं रह गया था, आस्था को कोई आधार नहीं रह गया था ना। लेकिन मनुष्य इसमें क्या करेगा? क्या नई कविता में बिल्कुल आस्था नहीं है? नहीं है।
वो क्या है? नई कविता में आस्था है, मनुष्य के अपने विवेक पर आस्था है। जो मैंने कहा ना, हम अपने अनुभव से, हम अपने विवेक, अस्तित्ववाद यही कहता है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म यही कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म यही कहता है। और इस आस्था के प्रति सार्त्र की इतनी श्रद्धा थी ना। सार्त्र कौन थे? अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे ना, सिमोन द बोवा, सार्त्र, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, इसके पहले भी लोग रहे हैं। आस्थावादी अस्तित्ववादी भी थे, उनमें आपके किरकेगार्ड थे, ठीक है, शोपेनहावर, उसके बाद उसमें आते हैं, इसके बाद आपके जो पॉल सार्त्र, पूरा वो इतिहास है उसका भी। और सार्त्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था, कहा था हम नहीं लेंगे नोबेल पुरस्कार। क्या ऐसा सोच सकता है आज तक कोई इंसान कि नोबेल ठुकरा देगा? ठुकरा दिया उसने। और क्यों? उसने जानने क्या कहा? उसने कहा कि मैं पहचाना जाना चाहता हूँ अस्तित्ववादी दर्शन के नाम पर, मेरी पहचान नोबेल पुरस्कार से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम था कि यह दर्शन कितना मायने रखता है आज के समय में, कि हर चीज़ की कसौटी है हमारा विवेक। अगर हम अपने विवेक को जगाएंगे ना, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। हमारा विवेक हमें अंदर से कहता है हिंसा मत करो, भेदभाव मत करो, सताओ मत किसी को, बुरा मत करो, नहीं कहता हमारा विवेक। हम नहीं सुनते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान बहुत हो गया है ना। हम अपने अनुभव को नहीं सुनते हैं, हम ज्ञान को देखते हैं। और ज्ञान क्या है? यह ज्ञान ही है ना जो हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हमारा अपना फ़ायदा क्या है, हमारा अपना लाभ क्या है, कि कोई तड़प के गिर के तड़प रहा है तो किनारे से निकल जाओ, इसमें फ़ायदा है। कौन झंझट मोल लेगा, कौन टाइम खराब करेगा, कोई डूब रहा है तो छोड़ दो, हाँ, कोई घायल पड़ा है तो छोड़ दो, किसी की इज्जत लूट रही है छोड़ दो, कोई किसी को निहत्थे को मार रहा है तो छोड़ दो, कोई किसी को सता रहा है कमज़ोर को तो छोड़ दो, निकल जाओ किनारे से। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ज्ञान है ना, अज्ञान काम करता है। वो हमारी बुद्धि जो इतनी विकसित हो गई है, विकसित होते 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 उस बुद्धि ने हमें क्या किया है? एकदम निर्लज्ज बना दिया है। क्योंकि वो हमें इतना ही सिखाती है कि हमारे टुच्चे टुच्चे स्वार्थ क्या है, छोटे छोटे स्वार्थ क्या है, और बड़ा बड़ा जो आदर्श होता है ना, हम भूल चुके हैं। इसलिए कविता कहती है कि नहीं, आस्था का एक ही आधार है, और वो आधार क्या है? हमारा विवेक, हमारी समझदारी। और विवेक क्या होता है जानते हैं? विवेक वह ताकत होती है जो सही और गलत का फर्क करना जानती है। अगर आपके भीतर सही और गलत का फर्क करना आता है ना, तो आपके पास विवेक है, और नहीं आता है तो आपके पास विवेक नहीं है। इसीलिए जब भी विवेक की बात होती है तो किसका हम लोग उदाहरण देते हैं? हंस का देते हैं। पढ़ा है नीरछीर विवेक, नीरछीर विवेक हंस का। क्यों? हंस के बारे में क्या कहते हैं? हंस के बारे में कहते हैं कि हंस को दूध और पानी का मिला हुआ अगर रहे, वो दूध जो है वो अलग छोड़ देगा, पानी अलग, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, ऐसे कहा जाता है। उसमें नीरछीर विवेक होता है, इसी को नीरछीर विवेक कहते हैं। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। और ऐसे संभव है अलग अलग करना? ना मुश्किल है ना। कर भी देंगे तो क्या होगा? भाप बन के पानी उड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसको और करिए तो आप वाष्पन करोगे, फिर उसको क्या करोगे? संघनन करोगे, फिर उसको क्या करोगे? आसवन करोगे, क्या करोगे? वह समझ रहे हैं? ये चीज़ होती है, ठीक है। ये विवेक होता है। हम लोग को अपने विवेक को जगाना है। किताब की ओर मत देखिए, किताब कुछ नहीं सिखाती है, समझ रहे ना। सही और गलत का ज्ञान रखना है और हर हालत में सही करना है, समझ गए ना। अहिंसा परमो धर्म, सत्य न्याय, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। है ना हमारे मुंडकोपनिषद का जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, वहाँ लिखा है ना सत्यमेव जयते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जब भी इसका प्रयोग करो ना, इस सिंबल का लिखना है सत्यमेव जयते, बिना उसको लिखे नहीं प्रयोग कर सकते हो। वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है सत्यमेव जयते, और ये हर के दिमाग में अंकित हो जानी चाहिए। सत्यमेव जयते खाली वो थोड़ी है वो आमिर खान का एक शो है कि भाई उसको देखो ना, ये तो हमारे जीवन में उतारने की चीज़ है। तो खैर ये आस्था की बात हो जाती है। 2-4 पॉइंट और हैं, वो आप लोग को हम पढ़ा देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी है।